हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन 88। और आज अपन देखने वाले हैं रीनल फेलियर के बारे में। रीनल फेलियर क्या होता है और रीनल इंजरी जिसे अपन और बोल सकते हैं। तो इसमें अपन दो तरीके से देखेंगे। एक तो देखेंगे अपन एक्यूट रीनल फेलियर, और दूसरा जो इसका टाइप है वो है क्रॉनिक रीनल फेलियर, जिसको अपन ESRD भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर की अगर बात करें तो एक्यूट रीनल फेलियर की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्यूट रीनल फेलियर होता क्या है। सबसे पहले वो समझो कि एक्यूट रीनल फेलियर का मतलब है कि कुछ समय तक क्या हो जाना, रीनल यानी किडनी का काम करना बंद कर देना, क्या कहलाता है एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, उसमें किडनी का काम क्या है, जैसे ब्लड को फिल्टर करना और जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालना। लेकिन जब किडनी खुद बीमार हो जाएगी, खुद ये कंडीशन में कर नहीं पाएगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, तो एक्यूट रीनल फेलियर की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्यूट किडनी इंजरी या फिर एक्यूट रीनल फेलियर इज अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाय सडन डिक्लाइन इन GFR, यानी कि जो GFR रेट यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है इसकी, वो सडन कम हो जाती है कुछ आवर्स कुछ डेज के अंदर ही, यानी कि फिल्ट्रेशन करना बंद कर देता है। या फिर नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको बाहर निकालना बंद कर देता है। डिस्टर्बेंस हो जाता है किसमें, फ्लूइड वॉल्यूम के अंदर, यानी शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड बढ़ने लग जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बाहर निकलने लग जाता है। और जो अपना फ्लूइड बाहर निकलेगा या फिर अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, अपना जो एसिड का जो बेस और एसिड और बेस का जो बैलेंस है ना, वो फ्लूइड के अंदर यानी कि अपनी बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी बढ़ा हुआ आ जाएगा, कभी बहुत घटा हुआ भी आ सकता है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि जब किडनी फेल होती है यानी उसमें काम करना बंद कर देती है, उस टाइम पे क्या होगा, शरीर के अंदर फ्लूइड का लेवल एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लूइड बाहर निकल नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद में वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो है इसकी एटियोलॉजी है, इसके कोज कौन कौन से हैं। तो मेनली इसको तीन में डिवाइड करा अपन ने, तीन कोज के अंदर डिवाइड करा। जो पेरिनल कोज कौन से होते हैं, दूसरा रीनल, और लास्ट जो आता है पोस्ट रीनल। तो पेरिनल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पेरिनल कोज क्या है, जो फैक्टर, जो एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं किडनी को ख़त्म करने या बीमार करने के जो कारण होते हैं, वो एक्सटर्नल जो फैक्टर उनकी बात करेंगे। सबसे पहला जो होता है हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया में मतलब शरीर के अंदर क्या होना, फ्लूइड की कमी हो जाना, उसी को अपन बोलते हैं हाइपोवोलीमिया। अभी कैसे हो सकता है, एक तो डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, यानी कि सारा फ्लूइड या तो अपन ने लिया ही नहीं है या निकल गया है। उसके बाद में हेमरेज की वजह से, यानी जब अपन कहीं गिरे, चोट लगी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अपना खून बहने लग गया और वो रुका ही नहीं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है GI लॉसेस। GI लॉसेस में दो तरीके से होता है, आप एक उल्टी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है उस कंडीशन में, और दूसरा आपको दस्त लग गई है यानी डायरिया हो गया उस कंडीशन में। तो वॉमिटिंग और डायरिया की कंडीशन में ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट जो आता है एक्सेसिव डायूरेसिस। एक्सेसिव डायूरेसिस कैसे, कि आपको जो यूरिन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, यूरिन करने जा रहे हो, हर 5 मिनट में यूरिन करने जा रहे हो, आपने पानी पिया और फिर यूरिन आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी यूरिन बना रही है, तो एक्सेसिव डायूरेसिस के डिसयूरिया के चक्कर में भी हो सकता है, या फिर डायूरेसिस की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हाइपो एल्बुमिनिया, यानी कि आपके शरीर के अंदर एल्बुमिन की कमी हो गई है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है कि हाइपोवोलीमिया हो सकता है। और बर्न, बर्न एक ऐसी कंडीशन है जब क्या होता है, अपनी स्किन वगैरह जल जाती है। तो मेनली क्या होता है, जब स्किन वगैरह जल जाएगी तो अपने शरीर के अंदर डायरेक्ट हीट कांटेक्ट होगा ना, तो इसकी वजह से अपना शरीर क्या हो जाएगा, सूखने लग जाएगा, एक तरीके से वेपोराइट होने लग जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, अपने शरीर से जितना ज़्यादा हो सकता है सबसे ज़्यादा क्या होगा, फ्लूइड का लॉस होगा। आपने तभी देखा होगा ना, हॉस्पिटल के अंदर बर्न पेशेंट आता है, तो बर्न पेशेंट की ज़्यादातर क्या दिक्कत होती है कि आते ही उसको फ्लूइड लगाना पड़ता है, क्योंकि जलने की वजह से क्या हुआ, अपने शरीर का पानी वेपोराइट हो गया या फिर बाहर निकल गया ना। तो इसलिए अपने को सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है, फ्लूइड की ज़रूरत होती है बर्न की कंडीशन में। तो उस टाइम पे क्या होगा, हाइपोवोलीमिया होगा, यानी कि शरीर के अंदर फ्लूइड की मात्रा में कमी आ जाना सीधे सीधे। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फ्लूइड आ सकते हैं, अपना जो ब्लड है, अपना जो नॉर्मल वाटर है, तो इलेक्ट्रोलाइट है, इन सब में कमी आ जाना एक तरीके से। नेक्स्ट जो आता है वो आता है पेरिनल।
पेरिनल की बात करें तो दिस कॉज ऑफ AKI यानी कि एक्यूट किडनी इंजरी आर फैक्टर एक्सटर्नल टू द किडनीज। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आता है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, यानी कि जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। देखो, कम होने की वजह बहुत सारी हो सकती है, इसके पीछे के कारण अलग अलग है। पहला कारण है कार्डियक डिसरिथमिया। डिसरिथमिया का मतलब होता है कि जो अपना हार्ट है वो इरिथमिक, जिसका उसका रिदम फिक्स होता है, जैसे 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से वो धड़कता है नॉर्मली। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इरिथमिक हो रहा है, यानी कि कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बहुत ज़्यादा स्लो हो गया हार्ट। तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपकी जो किडनी है उस तक इतना ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से फिल्ट्रेशन भी कम हो गया। तो जैसे ही फिल्ट्रेशन कम हुआ तो शरीर के अंदर जाहिर सी बात है कि फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक जैसे कंडीशन आ सकती है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। उसके बाद में MI हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है ना, हार्ट फेल हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिनमें क्या होगा, अपने शरीर के अंदर आउटपुट है जो वो कम हो जाएगा, किसका, कार्डियक आउटपुट, जिसके अंदर ब्लड जो पंप होता है ना हार्ट के द्वारा, तो वो आउटपुट कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिक्रीज पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, यानी कि जो पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पेरिफेरल कैसे, जैसे एनाफाइलैक्सिस हुआ, न्यूरोजेनिक शॉक हुआ, या फिर इंजरी हुई, या फिर सेप्टिक शॉक हुआ, तो इनकी वजह से क्या हो सकता है, कोई जैसे एलर्जिक रिएक्शन है उनकी वजह से क्या हो सकता है, जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, डिक्रीज रिनो वस्कुलर ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड फ्लो जो है वो किडनी की तरफ कम हो जाता है। जैसे अपने जो शरीर है ना वो क्या करता है कि ब्लड को कहाँ लेके जाता है, एक बार के लिए फ़िल्टर करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए किडनी के वहाँ लेके जाता है। किडनी के पास अगर ब्लड पहुँचेगा ही नहीं, फिल्टर ही नहीं होगा, तो क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं आएगा, और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं आएगा तो शरीर के अंदर फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, एक तो बाइलेटरल रीनल वेन थ्रोम्बोलाइसिस। अब बाइलेटरल वेन जो है, जैसे रीनल यानी किडनी की तरफ जाने वाली जो वेन है उनके अंदर अगर थ्रोम्बस बन जाता है, यानी कि उनके अंदर क्लोट जम जाता है, जिससे वो ब्लड आगे नहीं जा पा रहा वहाँ पे, तो उससे क्या हो सकता है, ब्लड आगे जाएगा नहीं तो फिल्टर भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना, जब ब्लड आगे जाएगा ही नहीं तो फिल्टर कहाँ से होगा। उसके बाद में हो सकता है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म आपको बता ही चुका हूँ मैं कि ठीक है, उसी तरीके से कि अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर या तो फैटी टिश्यू बढ़ गए, फैट बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे क्लॉट बन गया है, फिर ब्लड जमा हो गया वहाँ पे, जिससे वेन या जो आर्टरी है वो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई है, तो वो आगे ब्लड नहीं लेके जा पा रही है। या फिर उसके बाद हो सकता है हिपेटोरेनल सिंड्रोम भी हो सकता है। उसके बाद में रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। ठीक है, आर्टरी और वेन का आपको बता दिया था मैंने। नेक्स्ट जो अपन देखते हैं वो देखते हैं अपन इंट्रारीनल। इंट्रारीनल में क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक इंजरी जो आती हैं वो किस में आती है, रीनल, इंट्रारीनल के अंदर। ठीक है, इंट्रारीनल में देखते हैं तो नेफ्रोटॉक्सिक इंजरी में जैसे ड्रग हो गई, या फिर कॉन्ट्रास्ट मीडियम हो गया, या फिर हेमोलाइटिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, तो ये सारे क्या हैं, ये नेफ्रोटॉक्सिक इंजरी करते हैं। उसके बाद में इसमें सीवियर क्रश, यानी कहीं एक्सीडेंट हुआ, लग गई डायरेक्ट किडनी को, या फिर केमिकल एक्सपोजर हुआ है, यानी किडनी के ऊपर क्या हो गया, केमिकल डुल गया एक तरीके से। जैसे आपके अगर जैसे एक एसिड का टैंक है, अगर उसमें किसी कोई व्यक्ति गिर जाता है, उसका लोअर पार्ट पूरा जल के अंदर, यानी किडनी एक्सपोज हो जाती है किसी केमिकल से एक तरीके से, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, नेफ्रोटॉक्सिक इंजरी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आती हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, यानी कि इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में क्या है, जैसे एलर्जिक कंडीशन हुई, या फिर इन्फेक्शन हुआ बैक्टीरियल वायरल, उसकी वजह से क्या हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है, जो कि इंटरस्टिशियल लेयर में होता है। ठीक है, उसके बाद में इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी जो किडनी है वो फेल हो सकती है, अपना काम करना बंद कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो देखते हैं अपन, अदर कोज कौन कौन से हो सकते हैं इंट्रारीनल के अंदर,
तो जैसे प्रोलॉन्ग पेरिनियल इस्चेमिया, यानी कि जो आपकी किडनी है उसकी तरफ जाने वाली जो भी वेन और आर्टरीज हैं उसमें क्या हो रहा है, ब्लड प्रॉपर नहीं जा पा रहा है, या फिर ब्लड नहीं जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी रुक जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इस्चेमिया बोलते हैं। ठीक है, O2 की सप्लाई बंद हो जाती है, और जब टिश्यू या फिर ऑर्गन के पास O2 की यानी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसके टिश्यू डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो ऑर्गन काम करना बंद कर देता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है थ्रोम्बोलाइटिक डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, और और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे हाइपरटेंशन वगैरह उन सब की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन, वो करते हैं अपन पोस्ट रीनल के बारे में। तो पोस्ट रीनल कॉज क्या है, जैसे पोस्ट रीनल में आता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, जैसे पोस्ट रीनल कॉज क्या है कि जैसे ब्लड के अंदर अपन जैसे देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड बढ़ गया बॉडी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड बढ़ जाएगा बॉडी में तो क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा ना। तो एक तरीके से हाइपरटेंशन भी क्या कर सकता है, पहले अगर हाइपरटेंशन हो गया तो वो भी क्या कॉज कर सकता है, पोस्ट रीनल कॉज हो सकता है ना। उसके बाद में ब्लैडर कैंसर, यानी अगर ब्लैडर में अगर कोई कैंसर हुआ है तो ये कैंसर क्या कर सकता है, आपके किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है ना। उसके बाद में कैलकुलाई फॉर्मेशन, यानी कि अंदर क्या बन गया, स्टोन बन गया किडनी के अंदर, तो स्टोन बन गया तो वो भी किडनी के जो फिल्ट्रेशन रेट है उसको कम कर देगा, और किडनी की जो यूरिन बनाने की कैपेसिटी है, बाहर निकालने की जो कैपेसिटी है उसको भी ख़त्म कर देगा एक तरीके से। उसके बाद में न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो गए। उसके बाद में प्रोस्टेट कैंसर, यानी जो अपनी जो प्रोस्टेट होती है उसके अंदर कोई कैंसर हो जाता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़ एंड ट्रोमा वगैरह इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसके कॉज है सारे ये। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वो करते हैं अपन रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर यहाँ मतलब होता है इनका कि रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि इनकी वजह से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकी वजह से किडनी के अंदर प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो इनका यूँ है कि रिस्क फैक्टर का इनकी वजह से हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट आता है बिनाइन हॉस्पिटलाइज। ठीक है, बिनाइन हॉस्पिटलाइज यानी कि शुरुआत में आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए। ठीक है, स्पेशली फॉर सीरियस कंडीशन दैट रिक्वायर्ड इंटेंसिव केयर। ठीक है, आईसीयू केयर के लिए आप हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन उसके साथ में भी आपको क्या हो सकता है, वहाँ पे भी रेनल फेलियर वगैरह की कंडीशन आपको हो सकती है। ठीक है, एडवांस्ड एज यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा एल्डर एज मतलब बहुत ज़्यादा एज के अंदर जा चुके हो, ओल्ड एज के अंदर। तो उस कंडीशन में जैसे आप 50-60 साल के हो जाते हो तो उसके बाद में ये होना ज़रूरी नहीं है कि सबको हो, लेकिन किसी किसी को हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आता है ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल्स इन आवर आर्म्स और लेग्स, यानी जो पेरिफेरल आर्टरी और नर्व सॉरी वेन जो हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, अगर ब्लॉकेज हो गया तो उनके अंदर ब्लॉकेज की वजह से क्या हो सकता है कि बाई चांस उनसे जुड़ने वाली जो रीनल आर्टरी और वेन है उनका भी ब्लॉकेज साथ में हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको किडनी फेलियर हो जाए। उसके बाद में डायबिटीज़, और डायबिटीज़ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अपन ने देखा है कि डायबिटीज़ की वजह से क्या हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी रीनल फेलियर हो सकता है, और हार्ट फेलियर की वजह से भी हो सकता है, यानी आपका हार्ट काम करना बंद कर दे। हार्ट फेलियर का मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे, कि जैसे आपका हार्ट अगर फेल हो गया तो उसकी वजह से अपन को क्या हो रहा है, किडनी तक ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो किडनी तक ब्लड जाएगा ही नहीं तो किडनी अपना वर्क करना बंद कर देगी, क्योंकि किडनी को भी ब्लड सप्लाई चाहिए ना, उसको खुद को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अगर उसके पास भी ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, हार्ट फेलियर हो जाएगा तो किडनी भी डैमेज होगी ना। उसके बाद में किडनी डिजीज़ हो गई, यानी किडनी के अंदर होने वाली सारी डिजीज, नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, उसके बाद में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, सारे वो सारे क्या कॉज कर सकते हैं, किडनी के अंदर रीनल फेलियर कॉज कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद में आती है लीवर डिजीज़। अगर लीवर के अंदर कोई डिजीज़ हुई तो क्या करेगी, ये किडनी को भी अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी यानी कि ये डिजीज़ कॉज कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कोई भी कारण की वजह से, जितने अपन ने कोज पढ़े उनमें से किसी भी कोज की वजह से क्या हुआ कि रिड्यूस सिस्टमिक सर्कुलेशन कॉजिंग अ रिडक्शन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो, यानी कि कोई भी कोज था उसकी वजह से क्या हुआ, किडनी के पास जाने वाला जो ब्लड फ्लो था वो कम हो गया।
तो अगर उसके पास जाने वाला ब्लड ही कम हो गया तो क्या होगा वहाँ पे, ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन है रेट वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जो किडनी द्वारा जो ब्लड को जो फिल्टर किया जाता है वो फिल्ट्रेशन ही कम हो जाएगा। यानी कि अपने पास जैसे आपके पास पानी आया तो आप पियोगे, ठीक है। अगर आपके पास पानी आएगा ही नहीं तो आप प्यासे ही मरोगे ना। तो ठीक उसी तरह किडनी की भी वही हालत होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, किडनी फेलियर होगा, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी। जैसे ही फिल्ट्रेशन रेट कम हुई तो क्या होगा, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा, लेकिन फ्लूइड बाहर निकल नहीं रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होंगे, जो वहाँ के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है वो कम हो जाएगी, और उसके साथ में जो किडनी के टिश्यू हैं वो भी डेथ होना स्टार्ट हो जाएंगे। उनके पास ब्लड जा नहीं रहा वहाँ पे, तो उनकी भी डेथ होना स्टार्ट हो जाएंगे वो, ठीक है। उसकी वजह इसमें होगा और किडनी काम करना बंद कर देगी। नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम की। जो किडनी है उसके फेल होने पे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम दिखते हैं या फिर लक्षण दिखते हैं एक तरीके से। तो सबसे पहला जो आता है, इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन 3 फेज़ के अंदर। फर्स्ट जो होती है ऑनसेट फेज़। ऑनसेट फेज़ में क्या है, जब शुरुआत होती है किडनी फेल होने की, जब शुरुआत होती है वो होती है ऑनसेट फेज़, ठीक है। ऑनसेट फेज़ को अपन, ऑनसेट फेज़ में क्या होता है, ये होती है कुछ आवर्स लगा कुछ दिन तक की जो फेज़ होती है वो होती है ऑनसेट फेज़। इसमें कॉमनली क्या होता है, जो ब्लड लॉस है, बर्न है, लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर फ्लूइड लॉस है, डायबिटीज़ हैं, इन सब, ठीक है, इन सब की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रीनल ब्लड फ्लो जो है 25% नॉर्मल रहता है, ठीक है, एक बार। और टिश्यू ऑक्सीजन लेवल 25%, और वहीं यूरिन आउटपुट इसका क्या होता है 0.5 ml हो जाता है पर केजी पर आवर के हिसाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वापस ओलिगोयूरिक फेज़, ठीक है। ओलिगोयूरिक यानी कि इसके अंदर जो यूरिन है वो फॉर्मेशन होना कम हो जाता है, लेकिन फॉर्मेशन कितना 400 ml पर डे के हिसाब से आउटपुट रहता है इसमें, ठीक है। इससे नीचे चला जाता है। तो 400 ml पर आवर पर डे के हिसाब से इसका आउटपुट कम हो गया, तो इससे भी कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, ओलिगोयूरिक फेज़, ठीक है। ओलिगोयूरिया बोलेंगे, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन या फिर आउट होना, आउटपुट कम हो जाना एक तरीके से। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका लेवल 100 ml से भी नीचे जा सकता है, ठीक है। इंक्रीज इन ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, यानी कि BUN का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। BUN का लेवल यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या है, अपने ब्लड के अंदर यूरिया और नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होते हैं, दो कंटेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूरिन के थ्रू अपन बाहर निकालते हैं। लेकिन अब क्या यूरिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये शरीर के अंदर वापस बढ़ जाएंगे, यानी ब्लड के अंदर इनका लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर यूरिया और नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाना, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रिएटिन का लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। क्रिएटिन का टेस्ट करेंगे अपन तो उसके अंदर भी क्रिएटिन बढ़ा हुआ दिखेगा अपने को, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कैसे, जैसे सोडियम का, पोटेशियम का लेवल, इनका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा अपने को बॉडी में। सोडियम का अगर लेवल बढ़ा है तो वो क्या करेगा, हाइपरटेंशन करेगा ही, जाहिर सी बात है। और अगर ब्लड के अंदर से अगर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं जा रहे हैं और ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी वजह से एसिडोसिस भी तो हो सकता है, ठीक है। उसके साथ में फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकता है। फ्लूइड ओवरलोड होगा तो उससे क्या होगा कि अपने बॉडी के अंदर फ्लूइड ओवरलोड होने पर एडिमा होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो स्वेलिंग आना भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सारी कंडीशन कब देखने को मिलेगी, 8 से 14 दिन और इससे ज़्यादा टाइम तक देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है डायूरेटिक फेज़। डायूरेटिक फेज़ में क्या होता है, इस फेज़ में जो यूरिन है वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर व्हेन ए गाइस मतलब ये कंटिन्यू जब रहता है ना, उस टाइम पे धीरे धीरे वापस एक्यूट है ना, तो इसको धीरे धीरे वापस सही भी होना है, तो ये फिर आएगा डायूरेटिक फेज़ में। इसमें क्या होगा, रीनल ट्यूब्यूल्स स्क्रीनिंग एडिमा होगा, ठीक है। उसके बाद में इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि जो फिल्ट्रेशन रेट है वो बढ़ जाएगी। डेली यूरिन आउटपुट 400 ml से 400 ml या फिर इससे ज़्यादा होने लग जाएगा, ठीक है। पॉसिबल इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशंस फ्रॉम एक्सेशन मोर वाटर, ऑस्मोटिक इफेक्ट, और BUN हाई रहेगा इसमें भी, ठीक है। BUN का लेवल इसमें भी हाई रहेगा, लेकिन ये जो चलेगा वो चलेगा 7 से 14 दिन तक, ठीक है। इतने से टाइम में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में आएगी रिकवरी फेज़। रिकवरी फेज़ में क्या है,
कि इसमें सब चीज़ें वापस से नॉर्मल होना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। डिक्रीज एडिमा, जो एडिमा बढ़ गया था, पूरी बॉडी में एडिमा आ गया था, वो क्या होगा, वापस से नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन ऑफ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बढ़े हुए थे अब वो वापस से नॉर्मल कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है 70-80% ऑफ नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। सीवियर सॉरी सेवरल मंथ ऑफ 1 ईयर, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि 1 साल के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा वापस से। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है डायग्नोस्टिक स्टडी। डायग्नोस्टिक स्टडी क्या है इसकी, तो डायग्नोस्टिक का मतलब एक सीधा कि अपन इसको कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें रीनल फेलियर है या फिर किडनी फेलियर है और किस कॉज की वजह से है, तो वो कैसे पता लगेंगे। तो इसमें सबसे पहला काम रहता है हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे इसके अंदर बीयूएन या क्रिएटिन का लेवल, ठीक है। सीरम क्रिएटिन और बीयूएन यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल देखेंगे और क्रिएटिन का लेवल देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे अपन इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, सीरम इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो अपन ने बॉडी में सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो भी हैं उनका लेवल कितना है वो देखेंगे। फिर यूरिन एनालिसिस करेंगे। यूरिन एनालिसिस यानी कि जो यूरिन लेंगे उसका एनालिसिस करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं बाहर, ठीक है। यूरिन लिया उसका रूटीन एग्जामिनेशन करेंगे अपन एक तरीके से। उसके बाद में रीनल यूएसजी यानी कि किडनी की क्या करेंगे अपन, यूएसजी करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, सोनोग्राफी करके अपन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे अपन रीनल स्कैन करेंगे। उसके बाद में सीटी स्कैन, एमआरआई और रीनल बायोप्सी वगैरह अपन करेंगे। बायोप्सी क्या करेंगे, किडनी का एक टुकड़ा निकालेंगे, जो टिश्यू है वो निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप की सहायता से स्टडी करेंगे उसकी। उसके बाद में आती है कॉम्प्लिकेशन। चलो कॉम्प्लिकेशन की क्या है कि अगर किडनी फेलियर हुआ, एक्यूट किडनी फेलियर हुआ, तो इसकी वजह से दूसरी कंडीशन क्या क्या देखने को मिलेगी। तो पहला होगा फ्लूइड बिल्डअप। फ्लूइड बिल्डअप यानी शरीर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्या बढ़ जाएगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा, यानी वाटर का रिजर्वेशन बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा वाटर बढ़ जाएगा, ठीक है। फ्लूइड जितना भी है वो कहीं पे भी बढ़ सकता है, जैसे लंग्स में हुआ, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ फ्लूइड नहीं बढ़ना चाहिए वहाँ पे भी फ्लूइड बढ़ेगा। उसके बाद में होगा चेस्ट पेन, सीने के अंदर बहुत तगड़ा वाला पेन होगा। उसके बाद में मसल वीकनेस हो जाएगी, मसल वीकनेस होगी। उसके साथ में परमानेंट किडनी डैमेज होने के चांस रहते हैं। और बहुत सारी कंडीशन ऐसी आती हैं कि कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे गया अगर, तो उसकी वजह से पेशेंट मर भी सकता है एक तरीके से। ये तो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद में अपन बात करते हैं कोलैबोरेटिव केयर के बारे में। तो सबसे पहला है न्यूट्रिशनल थेरेपी। न्यूट्रिशनल थेरेपी में क्या है, मेंटेन एडिक्वेट कैलोरी इंटेक, यानी उसका जो कैलोरी जो है इंटेक वो मेंटेन करना है, 30 से 35 कैलोरी पर केजी एंड 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन देना है पेशेंट को पर केजी के वेट के हिसाब से। यानी 1 केजी वाला पर्सन है कोई, तो उसको 0.8 to 1 ग्राम तक का प्रोटीन देना है। उस हिसाब से अपन को कैलकुलेट करके ये सारा न्यूट्रिशन उसको देना है, ठीक है। रेगुलेट करने के लिए पोटेशियम एंड सोडियम का लेवल को रेगुलेट करेंगे। इंक्रीज डाइट फैट इंटेक, ठीक है। फैटी डाइट के इंटेक को अपन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, यानी बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा फैट डाइट देंगे उसको, ठीक है। मिनिमाइज फ्लूइड वॉल्यूम, जितना हो सके उतनी कम मात्रा में अपन क्या करेंगे, फ्लूइड देंगे पेशेंट को, ठीक है, कम से कम। अब नेक्स्ट जो आता है ट्रीटमेंट के अंदर वो आता है अपन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बैलेंस करने के लिए अपन फ्लूइड वगैरह का जो है वो बैलेंस करेंगे फ्लूइड को। और फ्लूइड क्या है कि कितना फ्लूइड उसको देना है, कम रखना है, वो सब कुछ डॉक्टर के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन देंगे मेडिकेशन कंट्रोल जो है। मेडिकेशन में क्या आएगा, मेडिकेशन में मेनली आएगा कैल्शियम और ग्लूकोज और सोडियम, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ अपन एज ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो अपन देंगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाती हैं मेडिकेशन टू रिस्टोर ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। ऐसी मेडिकेशन लेंगे जो क्या करेगी, ब्लड कैल्शियम लेवल को रिस्टोर करेगी, या बढ़ाएगी, एक तरीके से नॉर्मल करने का काम करेगी, ठीक है। उसके बाद में डायलिसिस टू रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी। देखो डायलिसिस कैसे है, डायलिसिस अपन लास्ट में पढ़ेंगे। एक बार के लिए अपन मैं और भी बताता हूँ। पेरिटोनियल डायलिसिस और मशीनरी डायलिसिस दो तरह हैं, मैकेनिकल जिसको अपन बोलते हैं। तो मशीन के द्वारा रिमूव करेंगे तो अपन
मैकेनिकल बोलेंगे, और एक पेरिटोनियल कैविटी के द्वारा उसको यानी लेयर के अंदर से अपन फ्लूइड को रिमूव करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें यह है कि ब्लड को बाहर निकाला, एक मशीन के अंदर जाएगा, वो मशीन क्या करेगी, उस ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट है इनको बाहर निकालेगी और फिर ब्लड को वापस से बॉडी के अंदर डाल देगी। ठीक है, ये हफ्ते में किसी पेशेंट को 2 या 3 दिन करवाना पड़ सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि उसकी सीवियरिटी कैसी है। ठीक है, बाकी जो अभी नई जो रिसर्च आई है एक, उसके हिसाब से ये है कि यूएसए की रिसर्च है जिसने बताया है कि किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये रीजनरेशन का भी ऑप्शन होता है। अगर किडनी भी रीजनरेट हो सकती हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि जो एक छिपकली होती है, छिपकली, तो उसकी अगर पूंछ काटते हैं तो वो वापस से आ जाती है। तो ठीक उसी तरह किडनी के पास भी कैपेबिलिटी है कि वो क्या होती है, कटने के बाद भी वापस से रीजनरेट हो सकती है, यानी ख़राब होने के बाद भी वापस से रीजनरेट हो सकती हैं। तो किडनी एक बार फेल हो गई तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में दोबारा कभी चालू नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन वो शुरू हो सकती है, वापस से अपना वर्क स्टार्ट कर सकती हैं। इसलिए आपने देखा होगा, आप आगे देखोगे कि किडनी ट्रांसप्लांट होता है ना, तो उस टाइम पे जो पहले वाली किडनी है उसको रिमूव नहीं किया जाता है, उसके साइड में नई किडनी जोड़ दी जाती है, ताकि कभी इन फ्यूचर हुआ तो वो किडनी भी अपना वर्क वापस से स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको जो नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे बोलें। और इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे अपन क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, हैव ए गुड डे।